क्योंकि जब हमें शुरुआत ही पता नहीं होगी कहाँ से करनी है तो आंसर नहीं आना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखोगे जो अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। लेक्चर 5 स्क्रीन प्रेजेंट हो गई मेरी। जी सर। ओके। So in this equation, actually this equation is mathematical form of energy conservation for electromagnetic waves. समझ रहे हो? एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? दे आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक रेडिएशन का ही तो पार्ट है। जब हमने यूनिट 3 पढ़ी थी क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमने कहा था कि रेडिएशन ही आपका क्या होता है, दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड एक्चुअली इट ट्रांसपोर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ईएम वेव्स भी आपका उसी तरीके का एक काम करती हैं। इनमें सिग्नल के साथ साथ आपका एनर्जी भी क्या होती है, कैरी होती है। ठीक हो गया। तो पॉइंटिंग ने क्या करा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो ये एनर्जी वो कैरी करती हैं उसके लिए कंजर्वेशन का जो लॉ है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आया था। अब उस मैथमेटिक्स के ऊपर हमने जाना है। कैसे होगा, चलो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करा हमने, पॉइंटिंग थ्योरम एक्चुअल में क्या बताती है, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यहाँ हम मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन भी हमें लिखनी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा काम होना है वो है मैक्सवेल इक्वेशन 3 और 4 से हमें करना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन 3 अब ई जो और बी के टर्म्स में है, जो इक्वेशन 1 है, और दूसरी लिखी है डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है बच्चों, ये सबको याद है इक्वेशन? ये यस सर। इक्वेशन सबको याद होनी जरूरी है। ठीक है। थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। अब फोर्थ इक्वेशन देखो, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ पर एच और डी में इसे याद रखना ज़्यादा आसान है। और उसके बाद बी और ई में अगर हमसे पूछता है तो हम आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बी की जगह रखेंगे आपका म्यू नॉट एच, दैट इज एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट, और डी की जगह एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये इक्वेशन ई और बी के फॉर्म्स में भी हम लेके आ सकते हैं। चलो देखते हैं आगे इसकी हमें कितनी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद देखो क्या करा पॉइंटिंग ने। इसने क्या करा, जो इक्वेशन आपकी 1 है उसका एच के साथ डॉट प्रोडक्ट, और इक्वेशन 2 का ई के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हो? ये देखो इक्वेशन 1 जो है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, तुम लोग अपनी कॉपी में भी इन स्टेप्स को करते चले जाओ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इसमें ई है इक्वेशन 1 में, तो इसका मतलब हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एच के साथ। इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पर ई है तो इस इक्वेशन का हमने किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, एच के साथ। और सेकंड इक्वेशन में देखो, ई की जगह अब क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में डी के एप्सिलॉन नॉट ई है ही होगा। तो यहाँ एच है, तो एच के साथ हम किसका प्रोडक्ट ले लेंगे, ई का डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? ई था तो एच का डॉट प्रोडक्ट लिया इक्वेशन 1 में, सेकंड इक्वेशन में एच है तो ई का डॉट प्रोडक्ट लिया। तो दोनों तरफ ये डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि हम पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या इससे होने वाला है। और जो मैंने इक्वेशन 3 का लिया, मैक्सवेल इक्वेशन 3, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी। यही था ना? मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसकी देखें तो डेल क्रॉस ई, यानी यहाँ आ गया हमारे पास एच डॉट डेल क्रॉस ई, और यहाँ पर ये था माइनस डेल बी ओवर डेल टी, तो ये हो गया इसके साथ बी डॉट एच। हम इसको और भी ठीक कर सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच, तो ये क्या होगा, डेल ओवर डेल एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी, साथ में म्यू नॉट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और हमने जो हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया, ई के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ई डॉट डेल क्रॉस एच लिख दिया, जबकि जो राइट हैंड साइड है इसमें ई डॉट जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी हमने इसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करा, ये स्टेप हमें याद रखना है भाई, ये स्टेप अब हमें याद रखना है। इसने क्या करा, इक्वेशन 5 जो ली है वो कैसे आई है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या कर दिया, माइनस। ठीक है। नहीं, इसने इक्वेशन 4 में से क्या आपका 3 में से इक्वेशन इक्वेशन फोर थ्री को में से फोर। 4 को माइनस करा, यानी 3 माइनस क्या करा, 4।
तो जब भी हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो क्या होता है, राइट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट हैंड साइड से ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। यही होता है। तो जब हम यहाँ बात करें, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 से 4 को, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ये बन गया एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। और राइट हैंड साइड में देखो, माइनस एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी एज इट इज आ गया, माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी प्लस है, तो माइनस होने पे दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगे, माइनस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताओ मेरे को, क्योंकि अभी ये सिंपल मैथमेटिक्स हमारी चल रही है। ठीक है, ये पूरा वेक्टर्स है एक तरीके से। ठीक है, वेक्टर्स की नई फॉर्म के साथ हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे तो हाँ, वेक्टर लगाना मस्ट है क्या? हाँ वेक्टर लगाओगे बच्चों एग्जाम में। ठीक है, वेक्टर लगाओगे तो चांस कम रहते हैं कि टीचर को कोई बहाना मिले तुम्हारे नंबर कट जाए, क्योंकि ये सारा वेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो ये सारी चीजें हम ऑपरेट ही इनको बाय रूल्स ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, और एक्चुअल में खुद ही वेक्टर्स हैं, तो इसलिए हमें वेक्टर लगाने जरूरी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक्चुअल में एक वेक्टर आइडेंटिटी है बच्चों। ये जो लेफ्ट हैंड साइड बनी है ना, इसमें एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ये क्यों किया हमने, ये क्या एक वेक्टर आइडेंटिटी है। और ये वेक्टर आइडेंटिटी की वैल्यू होती क्या है, इट्स डेल डॉट ई क्रॉस एच। क्या होता है, डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये जो वेक्टर आइडेंटिटी हमारी बनने वाली है, 3 में से 4 को माइनस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये बनेगा डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो अगर तुम लोग बहुत जायजा दिमाग से स्किप भी हो जाए तो तुम्हें याद रखना है कि ई क्रॉस एच बनना है, और साथ में किसका प्रोडक्ट आना है, डेल का। ठीक है, तो ये बन गया डेल डॉट ई क्रॉस एच। किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ये बताओ मुझे, क्योंकि ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो बिल्कुल कहीं अलग से आ रहा हो, मैथमेटिक्स चल रही है, तो हमें इन स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का काम तो हमारा खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डेल डॉट ई क्रॉस एच लिख दिया। अब हमें देखनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की भी टर्म्स को हम कुछ अलग तरीके से यहाँ पर इन्हें रीएडजस्ट करने वाले हैं। अब देखो, डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी ओवर डेल डी, हमारे डेल टी हमारे पास ये आ गया। फिर इसने कुछ नहीं करा, रीअरेंज करा टर्म्स को दोबारा से, माइनस ई डॉट जे, जो लास्ट की दो टर्म्स हैं इन्हें इसने इस तरीके से लिख दिया, यानी पहली को भी लास्ट के साथ लिख दिया। ये दो टर्म्स एक साथ आए, क्योंकि इनमें एक हम जो ऑपरेशन यूज करने वाला है, अभी तुम देखोगे किस तरीके से इन्हें दोबारा से लिख सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये समझ में आया यहाँ तक। तो हमने क्या करा, पूरा माइनस साइन यहाँ से हटा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, और राइट हैंड साइड के सारी टर्म्स को क्या कर दिया, प्लस। तो अब हमारे पास बना ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी प्लस एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी। अभी तक सब चीज मैथमेटिकली चली हमारी। ठीक है, आगे भी देखो मैथमेटिक्स ही हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया हम लोग चीजें कर रहे हैं। बस ये है कि नोटेशंस हमारे लिए नए हैं, वेक्टर्स के जो आए हैं। अब यहाँ पर देखो, ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी, इसको लिख सकते हैं, डी को मैं क्या लिखूं, एप्सिलॉन ई लिख सकता हूँ। हाँ यस बच्चा, सर। तो लिख यहाँ से सकते हैं। एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। पर इतनी चीजें में याद कैसे रहेगी? भाई यही तो याद रखनी है पता स्टूडेंट को, और क्या होता है, यही तो एग्जाम होता है। 5 यूनिट तो टोटल है तुम्हारी। सर ये तो बहुत सेमेस्टर पका पेपर से दिया। पहले ब्रेक भी मिलेगा, 1-2 महीने क्या चीज, का? सेमेस्टर पेपर से पहले। सेमेस्टर पेपर से पहले अभी तो रिवीजन होंगे तुम्हारे पास, कई बार मौके मिलेंगे तुम्हें, है ना। हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं पहले अच्छे से क्लासेस में समझ में आ जाएं, फिर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो कोशिश करते हैं उन्हें टाइम मिलके करें। लेकिन इसलिए जरूरी है अभी पढ़ना है ना, क्योंकि इनके बेस पे तुम्हारे होंगे सेशनल्स, है ना, और सेशनल्स पे नंबर लाने जरूरी होता है। कोई ये बैठ के चले कि नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा मैं तो रिवीजन में कर लूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि रिवीजन रिवीजन ही होता है, मेन क्लास ही होती है, अंतर और होता सर है। ये जो अब हो रहे हैं एग्जाम्स, इनका क्या होगा? यही तो एग्जाम चल रहे हैं, सेशनल्स। बच्चे तो आ ही नहीं रहे। यही सेशन। कहाँ जो नहीं आएगा, जीरो जाएंगे उसके।
ये तो साफ सीधी सी बात है, पहले ही हम लोगों ने बता रखा है। सर इस बार तो टाइम भी नहीं मिलने का पढ़ने का। अब जो भी हो, फिलहाल तुम्हें अभी तो पढ़ो जो चल रहा है। टाइम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम मिलता है पढ़ने का। एक यूनिट एक वीक में आ रही है तुम्हारी, और सारी इतनी डिटेल में पढ़ाई जा रही है। हमारे टाइम में तो सर हम ये जो सब लोग ये इतनी, तुम्हारे तो सिलेबस भी कुछ नहीं है। बीएससी में तो ये मान के चलो 3 पेपर होते हैं, फिर केवल केवल सर एक वहाँ बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते है। भी तो नहीं है कहाँ? बीएससी में। बीएससी में नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते सर। बीएससी के बच्चे अगर तुम्हें बुला दूं जो पढ़ने वाले हैं, तुम देखो ना, बीटेक वाले फेल हैं उनके सामने। ठीक है, साइंसेज ही जो हैं। अब जो नहीं पढ़ता उसने तो कहीं नहीं पढ़ना, तो बीटेक में भी नहीं पढ़ रहा। बहाने बहुत सारे हो जाते हैं ना पढ़ने के। और जिसे पढ़ना वो पढ़ के अपने नंबर लेकर लेकर आ रहा है, जिसे नहीं पढ़ना उसे दुनिया भर के बहाने चलते रहते हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, तुम लोग को सिलेबस कुछ भी नहीं है। तुम लोग का 5 यूनिट है, 5 यूनिट कुछ भी नहीं है। तुम 12th में कितना ब्रॉड सिलेबस पढ़ के आए हो। जितना तुम्हारा सिलेबस वहां था उसका 10% भी नहीं है फिजिक्स में यहाँ पर। बस ये है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा के, क्योंकि बच्चे एक उम्मीद से आते हैं कि बड़ा आसान सा हमें पता नहीं क्या मिल जाने वाला है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो बीटेक एक इंजीनियरिंग जो है वो फिजिक्स ही है, और ये चीजें सर पढ़नी। हाँ सर जिस पेपर में नंबर कम है तो उसे सही करने का मौका मिलेगा। बेटा, लास्ट टाइम तक तो मिलता था। इस बार देखो क्या स्ट्रेटेजी है। इस बार फिलहाल तो दास सर कह रहे हैं कि अभी बच्चे जो लाएंगे वो तो बात की बात है। हो सकता है चांस मिले भी ना भी मिले। ये परफॉर्म करो तो इन्हीं पेपर्स में अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक सर है। अगर मौका नहीं मिला तो क्या होगा? और मैं तुझे एक चीज बता दूं, आज तक सेशनल पेपर के 3 या 4 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चा जो सेशनल, जो मेन सेशनल होता है ना, उसमें जो नंबर लाता है वही नंबर उसके आते हैं। जब वो इम्प्रूवमेंट या ये देता है ना, कहता है कि रीटेस्ट दे दूंगा मैं इस टेस्ट का, उसमें कभी नंबर नहीं आते बच्चे के। सर मेन सेशनल और इन वाले सेशनल में क्या डिफरेंस है? ये मेन सेशनल सी तो है जो चल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा सर ये एक बार मेन ये सेशनल, हाँ, सर यही एंड तो ये मेन। इसमें 60 सर पर यही इसमें तो बच्चे सेशनल्स फोन हैं। करके कर रहे हैं, क्या फायदा? क्या चीज? फोन से देख के करते हैं बच्चे, फायदा क्या है इन्हें लेने का? अब जो कर रहा है वो खुद ही भुगतेगा एक्सटर्नल एग्जाम में। हमारे क्लास में तो कोई हमें ऐसा मिला नहीं जो फोन पे देख के करता हूँ। सर पता नहीं और चलता टीचर्स तो को। बताएंगे और, सर, वो और अगर बच्चे करेगा, बताएंगे थोड़ी कि फोन से कर रहे हैं मैं वो। देखो, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक हूँ जब बच्चा मैं नहीं, सारे बच्चे ड्यूटी में करते हैं जाता हूँ। सर। चलो देख लेंगे उसका। ऑडी में बैठते हो ना तुम लोग? सर चेकिंग तो कर रहे हैं पेपर्स की, पता चल सर जाता है चेकिंग कौन करते हैं कौन और से कर पकड़ा रहा नहीं है। जाता। तेज हो रहे पकड़ा बच्चे। जाता है। पॉकेट चेक कर लेंगे, जैसी पॉकेट चेक हुई तो यूएफएम पॉकेट बन में नहीं जाएगा। छुपाते ना सर। सर च्युइंगम से चिपका देते हैं उनके सीट के सटक के अंदर। डाला फोन को। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। अरे जो इस खिड़की के तरह के बाहर रख काम देते हैं। करेगा, तुम्हें मैं बता रहा हूँ पहले ही, इस तरह के जो काम करता है फिर वो बाद में पकड़ा भी जाता है। ठीक है। और यहाँ तो चलो ठीक है, बच गया। अगर उसने एक्सटर्नल में ये काम कर लिया तो मान के चलो यूएफएम है बेटा, यूनिवर्सिटी से फिर, और यूएफएम बन गया ना एक बार, ब्लैक लिस्ट हो जाता है आने वाले हर चीज के लिए। ना कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें लेने की, ना तुम्हारा भविष्य खराब है पूरा का पूरा। छोटे लालच के चक्कर में बहुत बड़े नुकसान करते हैं बच्चे अपना, और उसमें एफआईआर होती है बकायदा। और बच्चा हर जगह से, क्योंकि अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है उसके आधार कार्ड से। कहीं भी एडमिशन लेगा ब्लैक लिस्टेड, बस फिर कर ले कहीं से डिग्री ले ले। 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लाने के चक्कर में सब चीज़ बर्बाद होती है, और अलग से टेंशन अलग, क्योंकि फिर अलग कार्रवाई यूनिवर्सिटी करेगी और दुनिया भर की चीज़ें अलग। तो इन सर आपने चीज़ों को मत नंबर भी करो, नहीं बताया सर। ईमानदारी से जितने नंबर आ सके उतने एक्सटर्नल्स लेकर कहाँ आओ। होते हैं हमारे? क्या कह रहे हो बेटा? एक्सटर्नल्स कहाँ होते हैं? एक्सटर्नल 100, तुम्हारे दूसरे कॉलेज जाओगे। दूसरे वाले कॉलेज में होते बीआईटी हैं। में। पीआईटी में हाँ, होता है MIT PIT। और यहाँ वहाँ अपने बीआईटी में टीचर नहीं होता है। होते जो छोड़ देते हैं। ठीक है, वहाँ जो टीचर होगा वो तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट करेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ बीआईटी का बच्चा आता है, हम बिल्कुल माफ नहीं करते उसे। पेपर दग गया तो यूएफएम ही बनेगी इसकी, भले ही वो रोता रहे। ठीक है, ऐसे बच्चे भी जो रो रो के बुरा हाल कर दिया उन्होंने बीटेक में पहुंचने बाद, लेकिन कोई नहीं मानता। एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा गया, क्योंकि सब जगह रिकॉर्डिंग है आज की डेट में। तो इन चीजों को छोड़ो, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बहुत सर फायदा ये रहता वन है इन बाई सब टू चीजों को से। मल्टीप्लाई कर रहा है फॉर्मूले में क्या कह तो। रहे हो बेटे? चलो अब वन मैं, बाई हाँ, टू वापस आ रहे हैं, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको दोबारा से। उसमें क्या? बहुत ध्यान से देखोगे, थोड़ा इसमें ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल सी इक्वेशन सी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ा आसान डेरिवेशन है। हमने क्या करा, हमने पहले लिया आपकी दो मैक्सवेल इक्वेशन 3, 1 एंड 2, यानी एक्चुअल में सर, इक्वेशन 3 और 4 है। हाँ। अंजलि बुला रही है। हाँ, सर हम ये पूछ रहे हैं कि जब ये एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, शायद मार्च में खत्म होगा सेमेस्टर, तब तक ये हर मंडे यही वाले एग्जाम चलते रहेंगे।
ये अलग चलेगा। उसके बाद पीयूटीज होता है तुम्हारा, ठीक है। पीओटीज सर क्या? मतलब जब तक तुम्हारी यूनिट्स चलेंगी, हर यूनिट का एक सेशनल होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट में पीयूटी, एंड में एक बार समझा देना सर पूरा कि प्री कैसे कैसे यूनिवर्सिटी होता टेस्ट। जब तुम एक आओगे बार प्रोसेस समझा देना लास्ट में। ऑफलाइन है। क्लास यस में सर। आओगे तब मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। अभी ठीक है। फिलहाल यस सर। पढ़ो। ऑनलाइन में सर सब पहले चीजें तो कह रहे थे कि सेशनल्स होंगे। अब तो ऐसा करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ो इस चीज को, उसके बाद हम कल ये जो कॉपी भी तुम्हारी, दिखाओगे ना सर? हाँ क्वेरीज भी दिखा दूंगा। जो भी तुम्हारी क्वेरीज होगी कल मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। जी। सर क्लास तो है कल? क्यों नहीं होगी कल क्लास? टाइम टेबल में है। कॉलेजों की छुट्टी है ना कल सर, बहुत सारे। नहीं होती, MIT में हो तुम। यहाँ ऐसे फर्स्ट इसकी छुट्टी करने लगे 31 की, फिर तो हो गया काम। फिर कैसे हाँ सर, पढ़ाई एक होगी, तारीख है ना। वैसे ही इस बार लेट है इतना सेमेस्टर, होगी भी तो और सर, एग्जाम रात अगर में आएगा जल्दी करवा मैसेज। दिए। तुम लोग काफ़ी अच्छा आगे चल रहे हो सिलेबस में भी, अगर कंपेयर करोगे तो तुम तुम्हें तब ये चीज़ फ़ायदा लगता है जब अचानक से यूनिवर्सिटी बोल दे कि एग्जाम है। उन ये बच्चों से लास्ट पूछना यूनिट चल जिनका रही है ना। सिलेबस ही नहीं होता, वो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। चलो भाई, इसे देखो पहले, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। तो हमने क्या करा था, इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन 3 और 4 ली थी। एक जिसमें ई था डेल क्रॉस ई, उसमें एच के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया पूरी इक्वेशन का। इक्वेशन 2 यानी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में ई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। फिर हमने एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करी थी, कब? जब हमने 3 में से 4 को क्या करा, माइनस। ये वेक्टर आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। ये होती है डेल डॉट ई क्रॉस एच। और राइट हैंड साइड को अभी हमने केवल उसके टर्म्स को रीअरेंज करा, और रीअरेंज करके पॉजिटिव में लिख लिया, पॉजिटिव साइन में। तो ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी प्लस एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी। अब यहाँ हमें एक काम करना है। वो काम क्या है, मैं आगे तुम्हें कन्फ्यूजन होगा तो मैं तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ। जो स्टेप नेक्स्ट हमने करना है, इन जो ये टर्म आई है इसे हमने नए तरीके से लिखना है। अब ई को हमने एज इट इज रखा, डी को क्या लिखा हमने, डेल एप्सिलॉन नॉट ई ओवर टी। ये लिख सकता हूँ डी को, एप्सिलॉन यस नॉट सर। ई। और एप्सिलॉन क्या, एक कांस्टेंट है किसी मीडियम के लिए, तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, दैट मीन्स एप्सिलॉन बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन डॉट अंदर क्या बचा, डेल ई ओवर डेल टी। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और बताना क्या, अब एक चीज मुझे बताना, डेल ओवर डेल टी हम कर रहे हैं ई स्क्वायर का, क्या बनेगा ये, डेल ओवर डेल टी ऑफ ई स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 2 ई ई डेली बाय डेली। डेल ई बाई डेल टी, यही बनेगा, यस सर। 2 ई डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। ये अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो क्या ई डॉट यहां से क्या बना, मतलब हमारे पास डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ई डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। क्या यहां से मैं ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी को क्या लिखूंगा, ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी, इट्स 1/2 डेल ओवर डेल टी 1/2 है, ठीक है, इंटू ई स्क्वायर। क्या ये लिख सकता हूँ? यस सर। ये तो लिख सकता हूँ। यानी ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी को 1/2 डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहां पर भी हमने यही करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डेल ओवर डेल टी इंटू ई स्क्वायर, और बाई में क्या आ गया, 2 आ गया। दोबारा समझाओ, बताओ मुझे एक बार, किस किस को ईमानदारी से बताना समझ में नहीं आया। सर नेक्स्ट क्लास में समझा देना। नेक्स्ट नहीं, अभी समझ, अभी होना है डेरिवेशन। ये क्या लिखा मैंने, देखो, डेल ओवर डेल टी ऑफ एच स्क्वायर या ई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर करा, क्या बनेगा ये, 2h डेल एच ओवर डेल टी। डेल टी। तो यहाँ से h डॉट डेल एच आपकी ओवर आवाज डेल बहुत टी कम आ क्या रही बना, है।
हमारी आवाज, एक मिनट रुको। तो यहाँ से एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी क्या बनेगा? 1/2 1/2 डेल ओवर डेल डेल टी डेल्टा एच एच स्क्वायर। स्क्वायर एच स्क्वायर। और सिमिलरली क्या होगा? ई डॉट, अभी जो हमने किया था डेल एच ओवर डेल टी, ये क्या बनेगा? 1/2 डेल ओवर डेल डेल ओवर टी। डेल टी ई स्क्वायर। ये समझ में आया तुम लोग का? यस सर। बस ये समझते ही हमारा काम बड़ा आसान हो गया। इन टर्म्स को अब हम इस तरीके से क्या करेंगे, नई फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या करा हमने, डी था, डी को क्या लिखा? एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन बाहर आ गया, ई डॉट डेल ई ओवर क्या हो गया? डेल टी इक्वल्स टू, अब मैंने देखो 1/2 एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा तुम लोग के क्या लिखा है, आया समझ में? ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी को क्या लिखा? 1/2 डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर। क्योंकि बच्चा यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गया। ये एक्चुअल में डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी का अगर हम क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल बचेगा ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी। ये यहाँ से आया, ठीक हो गया। इसी को हमने क्या लिखा? 1/2 डेल ओवर डेल टी। और फिर क्या करा, अब दोबारा से इसने रीअरेंज कर दिया, एप्सिलॉन इधर एप्सिलॉन को लेके अंदर लेके चला गया, एप्सिलॉन को इसने ई के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा। ई के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्या लिखेगा ऐसे, एक ई डॉट एप्सिलॉन ई। ई तो ई रहा और एप्सिलॉन ई को क्या लिख दिया? टी। तो इसलिए इसने 1/2 डेल ओवर डेल टी क्या लिखा है? ई डॉट डी। और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कहीं भी हम ले जा सकते हैं आसानी से, इसलिए बड़ा आसान काम होता है। तो डेल ओवर डेल टी 1/2 ई डॉट डी, ये बताता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को, ठीक है? ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को। इसी तरीके से किसके टर्म्स में आ गया? डेल ओवर डेल टी 1/2 एच डॉट बी, एच और बी के टर्म्स में, इसके टर्म्स में आया एच और बी के। ठीक है बच्चों, ठीक हो गया? जी। यस सर। तो ये हमारे पास जो दो टर्म्स थी, एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी और ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी, हम इन्हें नई टर्म्स में लेकर आ गए। दैट इज डेल ओवर डेल टी हाफ ई डॉट डी एंड डेल ओवर डेल टी हाफ एच डॉट बी। और इन वैल्यूज को हमने कहाँ रख दिया? जो इक्वेशन 8 हमारे पास है। और इस इक्वेशन 8 में जैसे ही हमने इन वैल्यूज को रखा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू ई डॉट जे डेल ओवर डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस डेल ओवर डेल टी हाफ एच डॉट बी। इसके बाद हमने क्या करा, पूरे के पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। क्या ले लिया? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस होल इक्वेशन, यानी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डी वी प्लस इंटीग्रल ऑफ डेल ओवर डेल टी हाफ ई डॉट डी इंटू डी वी। और यहाँ पर हमने यूज करी अगेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, केवल इंटीग्रेशन का साइन ले आए इनके आगे, सब इक्वेशन के आगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, इसके आगे वॉल्यूम इंटीग्रल, इसके आगे भी वॉल्यूम इंटीग्रल। और जैसे ही ये काम हुआ हमारे पास, हमने यहाँ यूज करी लेफ्ट हैंड साइड में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी? अब उल्टा करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे? सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करते थे, वॉल्यूम को किस में चेंज करेंगे? सरफेस में। क्या बनेगा ये? हैं? क्या होगा बच्चों ये? E into H डेल ds डेल डॉट जाएगा। ये क्या बनेगा आपका? ई एच। ये तो बनेगा ना, डेल हट जाएगा, उल्टा हो गया है, डी एस। अगर हमारे पास ये होता सरफेस इंटीग्रल, तो वॉल्यूम में क्या लिखते थे हम इसे? इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल आ जाता था ना, डॉट प्रोडक्ट यस सर। ई क्रॉस जी, एच। जी। तो इस बार पहले से ही हमें ये चीज पता थी, ई क्रॉस डेल डॉट ई क्रॉस एच, हमने उल्टा कर दिया इंटू डी वी। इसको हमने क्या लिख दिया? सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में, ई क्रॉस एच डी एस। ठीक हो गया? ठीक हो गया, समझ में आया? माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू दिस मच,
ये कहाँ से आएगा, देखो ये करा हमने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर लिया। अब हमारे पास और जो ये दो टर्म्स थी, बात की जो दो टर्म्स हैं, इनमें डी ओवर डी टी को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि सेम वॉल्यूम के अराउंड क्या हो रहा है, इंट्रीगल्स हो रहा है, तो डी ओवर डी टी हम क्या ले लिया, कॉमन। तो डी ओवर डी टी कॉमन आके ब्रैकेट में क्या बचा आपका, हाफ ई डॉट डी प्लस हाफ एच डॉट बी। तो हमारे पास जो ये थ्योरम आई पूरी की पूरी, ये जो पूरा का रेड कलर से जो हाईलाइटेड है, यही है पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसकी जरूरत कहाँ है, तो इस बार खाली 2 नंबर में, वैसे तो पूरा डेरिवेशन आता है, 2 नंबर में ये पूछ लिया कि राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग थ्योरम। तो हमें ये याद होना जरूरी है, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डी एस इक्वल्स टू सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे प्लस डी ओवर डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी इंटू डी वी। अब सब ये सोच रहे होंगे कि इक्वेशन आई तो इससे हमें मिला क्या, है ना। जी सर। तो अब जो ये उससे एग्जाम आ पूरी जाए। इक्वेशन जो है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है। कैसे बताती है, चलो इसके आगे की जो टर्म्स हैं उनको हम एक बार देखते हैं, उसके साथ में तुम्हें डिस्क्राइब करूंगा। अब जो ये फर्स्ट टर्म, टाइम होने वाला है, अटेंडेंस ले लो सर। अभी रुक जा, मैं खुद करूंगा ये काम, मुझे मत बताना कब अटेंडेंस लेनी है कब नहीं लेनी, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म है इसमें इसमें क्या है आपका, ये बताती है आपका, यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं आरएचएस की। आरएचएस में फर्स्ट टर्म कौन सी है, ई डॉट जे डी वी। ये बताती है द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ईएम वेव ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ईएम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म, राइट हैंड साइड की जो टर्म है, इसमें पहली वाली क्या बता रही है कि मोशन ऑफ चार्ज की वजह से जो एनर्जी आपकी क्या होगी, फ्लो होगी, ये टर्म उसे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट वाली। दूसरी टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो अपने साथ जो कैरी करके एनर्जी को लेके जाएंगे। यानी एनर्जी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक जो चार्ज की वजह से हो रही है, ठीक है, और दूसरी जो आपका किसे रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जीज को, है ना। कुछ हमारे पास क्या था, एक चार्ज मूव कर रहा था, इस चार्ज के पास अपनी एनर्जी होगी कुछ, इस एनर्जी को बोल दिया ई डॉट जे। ठीक है, जो इंटीग्रल आया डीवी। अब क्योंकि ये एक्सेलरेटेड चार्ज है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर रहा है। तो यानी जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी थी वो क्या थी आपका, कहाँ जा रही थी, स्पेस में जा रही है। तो ये एनर्जी को हमने दो वेक्टर्स के थ्रू हमने बताया, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डॉट डी और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच डॉट ई। तो यानी ये एनर्जी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक जो चार्ज अपने साथ कैरी कर रहा था, दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ कैरी कर रही थी। और ये ओवरऑल एनर्जी किसके इक्वल होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सपोज यहाँ से ये एनर्जी हमारी क्या थी, फ्लो हो रही थी, पूरी की पूरी ओवरऑल एनर्जी। यानी जब भी ये टोटल एनर्जी जो है अपने साथ ये चलेगी, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से जो एनर्जी फ्लो होती है किसी भी, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है ना, क्योंकि जो एनर्जी ये अपने साथ लेके जा रहा है पार्टिकल, ये भी तो एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो फ्लो करेगी उसे बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये बता रहा है कि ये जो टोटल एनर्जी, एक जो चार्ज की वजह से आई, बाकी जो एनर्जी किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से, ये जब फ्लो करती है तो ये क्या होता है आपका, ओवरऑल एनर्जी पर यूनिट एरिया से और पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जितनी एनर्जी इस रीजन 1 से आएगी उतनी ही एनर्जी इस रीजन 2 से बाहर निकलेगी, यही तो होगा ना। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। यानी ये टोटल एनर्जी जो हमारी फ्लो सर हो रही इसमें है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसमें सरफेस इंटीग्रल में क्यों चेंज कराया है हमने? वो देखो, क्योंकि पूरी एनर्जी वॉल्यूम में फ्लो कर रही है ना, ये जो यस एनर्जी सर। है पूरी वॉल्यूम में फ्लो कर रही होगी।
अब मैंने कहा कि ये एनर्जी एक आपका जैसे हमने चार्ज कंजर्वेशन में देखा था, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका अपना क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा ना। इस वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी फ्लो कर रही थी, ये टोटल एनर्जी किसकी वजह से फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से भी, और आपका दूसरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से। फिलहाल हमें मतलब है टोटल एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है। अभी जब ये एनर्जी फ्लो कर रही है, ये इस रीजन से कहाँ एंटर कर रही है, यानी इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो जब भी कोई एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो सरफेस को क्या करेगी, पर्टिकुलर सरफेस से होके वो गुजरेगी। भाई हमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना पड़ेगा ये सरफेस, तो यानी इस सरफेस से होके जितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, इसलिए इसे डीएस में कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा किससे बाउंडेड होता है, हमेशा एक सरफेस से ना। यस इस सर। पूरे वॉल्यूम में कोई एनर्जी अगर कंटेन है, अगर वो निकलेगी सरफेस से होके तो बाहर निकलेगी। ठीक, ये टोटल एनर्जी इधर बाउंड थी, ये टोटल एनर्जी जब इस दूसरे रीजन में जाएगी तो इस सरफेस ए को पूरा, एस को पूरा क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से जो एनर्जी निकलेगी उसको यहाँ बोल दिया ई क्रॉस एच। इसे बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर जो है। तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है ई क्रॉस एच, ये बता रही है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, तो जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से फ्लो होगी, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से निकलेगी, वो इस क्वांटिटी के बराबर होगी जो हमारे पास फिलहाल ये टर्म दी हुई है। और एक्चुअल में ये एनर्जी कहाँ से फ्लो होके आ रही थी आपकी, दूसरे रीजन से, जो किसका सम है, आपका एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एंड दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जो एनर्जी आ रही है वो क्या है, आपका कंजर्व है। निगेटिव साइन क्यों आया इधर, देखो निगेटिव साइन आया ना इस इक्वेशन में, क्या मीनिंग निकला इस निगेटिव साइन का? हाँ बच्चों, ये पहले ही बताया था मैंने चार्ज। सर इधर कम हो रही है चार्ज यहाँ पर। डिक्रीज हो हाँ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा अगर है मैंने कहा सरफेस सिस्टम, पर। हाँ इस एक पूरे सिस्टम में अगर ये आइसोलेटेड है, तो इस रीजन वन से अगर एनर्जी हमारी फ्लो कर रही है तो रीजन टू में एंटर करेगी। इसका मतलब एक तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ क्या कर रही है, डिक्रीज। यानी ये बता रहा है कि इस रीजन में एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इस रीजन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इन टर्म ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, और ये जो वेक्टर आता है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ई क्रॉस एच, इसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, और एक्चुअल में ये क्या बताता है, एनर्जी, एनर्जी अगर मैं यूज से करूं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं बच्चों। तो ये क्या बताता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी। इस लेक्चर का टाइमिंग क्या है एनर्जी तुम्हारा? डेंसिटी हाँ बच्चों, कितने बजे खत्म होता है? 1240 सर। 12 होने वाला टाइम। हाँ चलो, जी सर, तो ये तुम्हें ठीक। याद रखना है, ये क्या पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों? चलो अब मैं तुम लोग की अटेंडेंस लूंगा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ।